इस कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जो जंगल में भाग रहा था। कुछ देर भागने के बाद वो जमीन पर बैठ जाता है और रोने लग जाता है। इस लड़के के साथ क्या हुआ ये बाद में पता चलेगा। अब कहानी कुछ साल आगे आती है जहां हम नॉलन नामी एक लड़के की नरेशन सुनते हैं। वो कहता है कि हर सफर का एक रास्ता होता है और हर रास्ता कभी ना कभी एक मोड़ पर आता है और फिर सिर्फ एक ही चीज चुननी होती है और वो मोड़ हमारे लिए भी आ चुका था, पर किसी को नहीं पता था कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक फील्ड ट्रिप पर निकले हम कुछ टीनेजर्स को बस में देखते हैं जिसमें नॉलन भी शामिल था। इनका बस ड्राइवर था जोसेफ नामी एक बड़े उम्र का शख्स। पिछली सीट पर रेजी नामी लड़का बैठा था। नॉलन और बेस नामी लड़की एक दूसरे के करीब ही बैठे थे और आखिर में कार्ल और क्वीनी। बस में रेडियो चालू था जिसमें ये खबरें चल रही थी कि आज रात चांद ग्रहण होने वाला है। इंसानी इतिहास को लेकर काफी कहानियां हैं। इंसान और चांद का रिश्ता सदियों पुराना है। 20 साल में पहली बार ऐसा ग्रहण देखने को मिलेगा। बस का ड्राइवर जोसेफ बच्चों से पूछता है कि क्या वो इस नजारे को देखना चाहते हैं। कुछ इसे देखना चाहते थे, कुछ नहीं। सड़क जंगल से होके गुजरती थी तो जब इनकी गाड़ी जंगल के रास्ते पर चलती जा रही थी, सामने ही कुछ पेड़ गिरे थे। इन्होंने काफी लंबा सफर तय किया था। ये देख कर के सड़क ब्लॉक है, सभी को बुरा लगता है। रेजी पूछता है कि क्या अब हमें वापस घूम कर जाना होगा, तो जोसेफ कुछ सोचता है और कहता है कि नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है। सामने ही एक शॉर्टकट था, कच्चा रास्ता। तो जोसेफ गाड़ी को उस रास्ते पर ले जाने लगा। एक वीरान सा इलाका था ये। शाम होने वाली थी। चलते चलते फिर से इन्हें बस रोकनी पड़ी क्योंकि सामने ही सड़क पर एक मरा हुआ जानवर था। जोसेफ नीचे उतरता है और उस जानवर को सड़क से हटा देता है, मगर जब वो वापस बस में आया तो इस बार उसके सर पर एक आदमी ने बंदूक रखी थी। ये एक पागल सनकी था जो यहाँ घात लगाए बैठा था और अब उसे शिकार मिल चुका है। वो इन लोगों को डराता धमकाता है कि अपनी जगह से हिलना भी नहीं। जोसेफ को वो बस चलाने को कहता है। ये सभी काफी डरे हुए थे। इस सनकी का नाम पेड्रो था। पेड्रो सभी को कहता है कि अपने सेलफोन्स अभी के अभी बाहर फेंक दो। रेजी उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए पेड्रो उसके पास आता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे मौत का खेल खेलना बहुत पसंद है और जेल से मुझे प्यार है। रेजी मजबूर हो जाता है और अपना सेलफोन उसे दे देता है, जिसे पेड्रो खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वो सबसे कहता है कि अच्छा यही होगा, तुम सब सो जाओ क्योंकि हमारा ये सफर काफी लंबा होने वाला है। तभी कार्ल को याद आने लगा कि असल में ये जेल से भागा हुआ अपराधी है, एक साइको किलर। इसने कई बच्चों की जान ली है और अब पुलिस इसके पीछे है। कार्ल अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है कि ये आदमी सभी को मारने वाला है क्योंकि ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद ये लोग एक टनल में पहुंच जाते हैं और बीच रास्ते में ही बस रुक गई। पेड्रो जोसेफ पर गुस्सा करता है कि अभी बस को स्टार्ट करो और चलो यहाँ से, मगर जोसेफ कहता है कि शायद इसमें कोई खराबी आ गई है, मैंने ये नहीं रोकी। तो पेड्रो क्वेनी को पकड़ लेता है, उसके सर पर बंदूक रखता है और जोसेफ को धमकाता है कि अगर तुमने अभी के अभी इस बस को ठीक नहीं किया तो मैं इसका बेजा उड़ा दूंगा। जोसेफ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर पेड्रो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा था। खैर जोसेफ नीचे उतरता है और वो बस को चेक करने लगा, मगर वो उसे रिपेयर नहीं कर पाता। बाकी बच्चे ये प्लान बनाते हैं कि हमें किसी तरह पेड्रो से गन छीननी होगी, मगर कार्ल कहता है कि ये होशियारी दिखाने का समय नहीं है, वो हम पर गोली चला सकता है, वो एक सनकी है। जोसेफ बस को ठीक करने में लगा था कि तभी टनल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। तभी इन्हें ठीक सामने एक चीज नजर आई। पेड्रो जोसेफ को वहां भेजता है कि तुम जाकर देखो वहां क्या है, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। जोसेफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। करीब पहुंचकर जोसेफ देखता है कि ये कोई जानवर नहीं है बल्कि एक दानव है, एक राक्षस। वो जोसेफ पर हमला कर देता है, उसे मार देता है। बच्चे बस से ये सब देख रहे थे। ये मंजर उन्हें काफी डरा देता है। पेड्रो क्वीन को लिए बस में आता है और सबको सीट पर बैठने के लिए कहता है। वो यहाँ से निकलना चाहता था, मगर चाबी जोसेफ के पास थी जो अब मर गया है। पेड्रो गन लिए कार्ल के पास आता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ जाओगे और उस ड्राइवर के जेब से चाबी लाओगे।
कार्ल डर रहा था तो नॉलन आगे आता है कि मैं जाऊंगा, मगर नॉलन से भी पहले बेस वहां जाती है। डरते डरते वो जोसेफ के जेब से चाबी तो निकाल लेती है और वापस से बस में भी आती है। पेड्रो रेजी को ड्राइवर सीट पर बिठा लेता है और उसे कहता है कि बस को स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो। रेजी कोशिश करता है मगर बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। इनके बीच बहस छिड़ जाती है और मौका समझकर रेजी पेड्रो से बंदूक छीन लेता है। रेजी पेड्रो को धमकाता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं गोली चला दूंगा, मगर पेड्रो एक शातिर अपराधी था। उसे पता था कि मासूम लोग गन नहीं चला सकते। उसे अपने ही बातों से डराने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है और वापस से वो गन छीन लेता है। नॉलन और बाकी सब बेस से पूछते हैं कि क्या जोसेफ जिंदा है, मगर वो काफी दुखी नजर आ रही थी। सर हिलाती है कि नहीं। तभी ने बस के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई थी क्योंकि वो दानव बस के ऊपर था। पेड्रो कहता है कि मैं जेल से इसलिए नहीं भागा कि मैं इस छोटे से डब्बे में मर जाऊं, इसलिए वो तो बस से निकल जाता है। मगर जैसे ही वो बाहर आया अंधेरे में तो वो अपने आसपास उसी दानव को महसूस करता है। पेड्रो के हाथ में गन थी मगर वो कुछ नहीं कर पाया। बाकी बच्चे बस में ही थे, सोच रहे थे कि अपनी जान बचाने के लिए वो क्या करे। मदद तो वो बुला नहीं सकते। टनल की लाइट तो पहले ही बंद हो चुकी थी। बस के अंदर जो लाइट्स थी अब वो भी बंद हो जाती है। ऐसा होते ही वो दानव बस के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, बल्कि दरवाजा तोड़कर वो आ भी जाता है। इन बच्चों के पास टॉर्च थे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी दानव पर पड़ती है ऐसा लग रहा था जैसे वो इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ये लोग बस से बाहर निकल जाते हैं। पेड्रो की लाश देखकर इनका डर और भी बढ़ गया। खैर भागते भागते ये एक टनल सिस्टम में पहुंच गए। ये एक भूल भुलैया की तरह था, इसलिए ये लोग जल्द ही इसमें खो जाते हैं। चलते चलते ये एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कैंडल्स रखे गए थे। खैर इन्हें ये तो पता चल जाता है कि असल में ये जगह मिलिट्री की हुआ करती थी। अपने ड्राइवर जोसेफ के लिए इन्हें काफी बुरा लगता है कि वो मर गया। खैर एक नक्शा जब इनके हाथ लग जाता है तो यहाँ से निकलने के बजाय ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो दानव रोशनी में नहीं आ सकता। अगर वो किसी तरह इस टनल की रोशनी को जलाए तो शायद वो मर जाए या कम से कम वो इन पर हमला ना करेगा। नॉलन और बेस कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगे। बाकी सब वहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद क्वीनी को बाथरूम जाना था, इसलिए रेजी उसके साथ जाता है। वो उससे थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था और जब वो उसे लेने आता है वो वहाँ नहीं थी। वो घबरा जाता है। कार्ल के पास आता है कि वो क्वीनी को ले गया। दोनों से ढूंढने लगे। क्वीनी पर दानव हमला कर चुका था और अब वो उसका खून पी रहा था। रेजी मशाल की मदद से उस दानव को वहां से भगाने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ से मशाल गिर जाता है। अब दानव क्वीनी को छोड़कर रेजी पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ बेस और नॉलन कंट्रोल रूम तक पहुंच गए थे। वो जैसे ही लाइट्स को ऑन करते हैं दानव रोशनी की वजह से भाग जाता है और रेजी की जान बच जाती है। कंट्रोल रूम के करीब ही उन दोनों को एक कमरा मिलता है। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सा सामान है। ढेर सारे पन्ने हैं जिस पर जानकारी थी, स्केचेस थे। असल में यहाँ कोई रहता था और उन स्केचेस से और जानकारी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो इसी दानव पर स्टडी कर रहा था या फिर इसका शिकार। कुछ देर बाद सभी दोस्त एक हो जाते हैं। क्वीनी जख्मी थी क्योंकि दानव ने उसके गले को काट लिया था। बेस और नॉलन अपने साथियों को वो कमरा दिखाते हैं और उन्हें एक सड़ी हुई लाश भी मिली। जब वो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स देखने लगे तो पता चलता है कि यहाँ जो कोई भी रहता था वो कुछ साल पहले ही मर चुका है। उसका नाम कैप्रियो था। उसने अपनी एक कहानी वहाँ लिखी थी कि जब वो और उसकी बहन छोटे थे तो उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन वो इन टनल्स में आने का फैसला करते हैं, मगर दानव ने इजाबेल को मार दिया। उसकी बहन का नाम इजाबेल था और फिल्म की शुरुआत में हमें जो लड़का दिखाई दिया था जो जंगल में भाग रहा था, असल में वो कैप्रियो ही था जो अपनी बहन को ना बचा सका। फिर कई साल बाद जब किसी ने भी कैप्रियो का विश्वास नहीं किया तो वो पूरी तैयारी के साथ इन टनल्स में आया। वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता था उस दानव को मार के। उसने टनल्स में तेज रोशनी का एक सिस्टम बनाया, मगर वो दानव को मारने में नाकाम रहा क्योंकि उसने कैप्रियो को ही मार डाला। ये बच्चे समझ गए थे कि अगर ये उस चीज को नहीं मारते तो वो इन्हें ही मार देगा, क्योंकि सुबह होने में बस कुछ ही घंटे थे। कैप्रियो के डॉक्यूमेंट्स देखकर इन्हें अंदाजा तो हो जाता है कि
उसने एक जगह खास रोशनी का इंतजाम किया था और अब किसी तरह उस दानव को वहां लाना होगा। ये सभी मिलकर एक ट्रैप सेट करते हैं, मगर वो दानव यहाँ कई सदियों से रह रहा था, इसलिए वो इनके जाल में आसानी से नहीं फंसने वाला। खैर क्वेनी और बेस टनल से बाहर भागने लगे। दानव उनके पीछे आता है। अब रोशनी हो चुकी थी, इसलिए दानव बाहर नहीं आ सकता था। मशाले लिए नॉलन, रिची और कार्ल पीछे से आते हैं और उस दानव को आग लगा देते हैं। इस बार वो दानव खुद को बचा नहीं पाता और वो राख में बदल जाता है। ये लोग खुश थे, एक दूसरे को गले से लगाते हैं कि हम बच गए। कुछ दिन बाद जब ये लोग पुलिस को इस बारे में बताते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन टनल्स में आती है, तो उन्हें भी एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। या तो वो दानव अब भी जिंदा है या उसके जैसे और भी है। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड।